तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट और सेट का वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ये हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो पहला सवाल हमारा है कि 21 belongs to x such that x has exactly 4 positive factors। तो हम फैक्टर पहले 21 का निकाल लेते हैं, जो कि होगा पहला फैक्टर तो इसका 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21 होगा। तो हम देखते हैं कि इसका 4 फैक्टर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट कि 21 जो है उस सेट को बिलोंग करता है जिसके पास 4 पॉजिटिव फैक्टर हैं। ये चीज सही है, तो ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, 64 belongs to y such that the sum of all positive factors of y is 2y। the sum of all positive factors of y is 2y। y ऐसा एलिमेंट है सेट का कि इसके सारे फैक्टर जो है उसका सम जो है वो 2y है। तो देख लेते हैं, जैसे 64 यहाँ पर कहा गया। 64 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 6 7 8 है, 8 8 10 4, 16 है, 32 है, 64 है। ठीक है, हमारे पास ये सारे फैक्टर हैं जिनका सम होगा हमारे पास 2 3 4 7 8 15 16 31 31 प्लस 6 9 जो कि हो जाएगा 127। और इसका जो डबल होगा 2y होगा। अगर हम लोग y 64 ले रहे हैं, इसका डबल होगा 128 जो कि इसके बराबर नहीं है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसके आगे जो है वो देख लेते हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट, यहाँ देखिए ये बिलोंग्स टू का सिंबल है कि उस सेट को बिलोंग करता है। ये नॉट बिलोंग्स टू है क्योंकि इसमें कटा हुआ जैसे नॉट इक्वल टू होता है ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है। तो जो है इस इक्वेशन को बिलोंग नहीं करता है। एक्स वो एलिमेंट है सेट का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है दो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इसका एलिमेंट होगा। और अगर दो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दो इसका एलिमेंट नहीं होगा, और ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। 2 पुट करेंगे इक्वेशन में, 2 पावर 4 माइनस 3 2 पावर 3 प्लस 4 2 पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। वही हो गया 16 माइनस 8 24 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 6 जो कि 16 16 32, जो कि 0 बराबर नहीं है सब लग रहा है। देख लेते 32 माइनस 34 प्लस 6, 16 16 32 माइनस 34 प्लस 6। तो ये चीज, हाँ ये तो प्लस 4 है, इसीलिए ये 0 के बराबर नहीं है और इस इक्वेशन को दो जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये ट्रू है। अब नेक्स्ट हमारा कि 23,562 जो है उस सेट को बिलोंग नहीं करता है जिसमें y जो है इस डिविजिबल में 9। तो हम देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी एक होता है इसके सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 2 8 5 13 13 8 21 2 23। ऑब्वियसली ये 9 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ एक मिस्टेक है, ये इसका सम 18 है। 6 2 8 8 5 13 3 16 2 18 जो कि 9 से डिविजिबल है, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फिर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं पहले। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। तो हमें ये चेक करना है ये पेयर ऑफ सेट जो है ए और बी ये इक्वल है या नहीं।
तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमारे पास, पार्ट 1 पहले कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 1 2 3 6 होता है, ऐसे इसका टोटल फैक्टर 2 और 3 प्राइम है। फिर इसको 2 और 3 इसका इस सेट का वैल्यू हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 3। ये फर्स्ट वाले के लिए था। बी में लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है जिसका सॉल्यूशन कह रहा है कि ये इस सेट को बिलोंग करता है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसीलिए इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, फिर आएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो कि 0 बराबर हो। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि x बराबर 2 और 3 जो है निकल कर आता है। इसलिए सेट बी में भी जो एलिमेंट होंगे वो 2 और 3 होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, 2 भी है 3 भी है और सेम है। फिर इसलिए ये दोनों पेयर ऑफ सेट जो है इक्वल हैं, ये इक्वल इज इक्वल। दूसरा वाला पेयर के लिए हम लोग देख लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड रिप्लेस्ड। हाँ, एक सेट का एक और खासियत है, एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। फिर ठीक है, इसमें से डबल है उसको एक बार ही लिखना है। ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट होंगे, आर होगा, ई होगा, पी एल ए सी, ई तो हम लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, डी। तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए ए में। बी में हमारे पास क्या होगा, लेटर इन द वर्ड पर्सन। इसमें क्या है, पी है, ए है, आर है, सी है, ई है, एल है, ये तो हम लिख ही चुके हैं। फिर डी है। हम देखते हैं कि ये पी पी ए आर आर सी सी ई एल एल डी डी। तो देखते हैं सारे एलिमेंट जो है आइडेंटिकल है बोथ सेट में, दोनों ही सेट में। इसलिए ये वाला पेयर जो भी है ये भी इक्वल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से कह रहा है अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या सी ए का सबसेट नहीं है, ये कहना ठीक होगा। तो चलिए इस चीज को देखें। इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी वापस रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था, ये उसी से लिया गया है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ए सी का सबसेट है। देन ये चीज सही होता था। तो क्या ये चीज जब नॉट सबसेट ऑफ बी रहेगा, नॉट सबसेट ऑफ सी रहेगा, तो नॉट सबसेट ऑफ सी कहना, ए नॉट सबसेट ऑफ सी कहना सही है या गलत। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेते हैं ए बराबर है 0 1, बी बराबर है 3 4 5 और सी बराबर है 0 3 1 4। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट इसमें नहीं, एक होता फिर भी नहीं होता, दोनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ये चीज तो नहीं है, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला चीज है कि बी सी का सेट नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल हमें यहाँ चेंज कर ले लेते हैं 60। तो मैं देख रही हूँ बी के सारे एलिमेंट जो है वो सी में नहीं है, इसीलिए बी सी का सबसेट नहीं है। ये कंडीशन भी होगी। तब क्या कह रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं क्या ए सी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि
ए ए के सारे एलिमेंट सी में है, ऑब्वियसली ए सी का सबसेट है, तो ये पॉसिबल है कि ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो, फिर भी ए सी का सबसेट हो सकता है। इसलिए ये कहना कि ए सी को सी का सबसेट नहीं होगा, ये गलत होगा। सो द above स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो ये हमारा एक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट टीचर स्टूडेंट स्कूल इन वेन डायग्राम। तो एक स्कूल में यूनिवर्सल सेट स्कूल, यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल है, तो हम ऐसे ले सकते हैं स्कूल में टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, स्टाफ वगैरह होते हैं। तो अगर स्कूल हमारा यूनिवर्सल सेट है तो इसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। और जो स्टूडेंट है वो टीचर भी नहीं हो सकते, इसलिए ये दो अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, टीचर और ये है स्टूडेंट। तो ये हमारा सिंपल सा वेन डायग्राम है जो कि डिसजॉइंट है, क्योंकि एक कोई टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकता, और दोनों ही स्कूल को बिलोंग कर रही है। पूरा जो यूनिवर्सल सेट है ये स्कूल को शो कर रहा है। तो ये बस कुछ सिंपल सी बातें थी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है ऑपरेशन ऑन सेट। टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट, इसको डिनोट करते हैं यू, ये यू से इसको डिनोट करते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं एक एग्जांपल से। डिनोट ऐसे करते हैं जैसे ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम ले लें x such that x belongs to A और x belongs to, इसको ही दूसरा लैंग्वेज में हम ये कर सकते हैं कि x ऐसा है कि ये A को भी बिलोंग कर रहा है, B को भी बिलोंग कर रहा है, तब वो A यूनियन B को बिलोंग करेगा। तो इस चीज को जानने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारा है, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में हमारे एलिमेंट हैं 2 1 5 6। तो ए यूनियन बी जो डिनोट कर रहा होगा वो इस चीज को डिनोट कर रहा होगा 1 2, जो जैसे ये 1 दोनों में है 1 ले लिए, एक ही बार लिखना है, डुप्लीकेट नहीं होता सेट में। 2 2 3 भी है, कोई किसी एक में भी होगा उसको भी हम यहाँ लिखेंगे, जो दोनों में होगा उसको भी यहाँ लिखेंगे, जो इसमें भी होगा उसको भी यहाँ, उसको भी यहाँ। सारे एलिमेंट को जोड़ के जितने सारे एलिमेंट बन रहे हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे 3 5 6। तो ये हमारा हो गया यूनियन ए और बी का। तो ए यूनियन बी में हमारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 5 6। अब हम सिंपली देख सकते हैं कि जो इस सेट के जो एलिमेंट हैं कोई भी x इसमें से मान लेते हैं 3, तो ये 3 जो है वो या तो a को बिलोंग करेगा या तो b को बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं 3 a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन और के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूनियन को और से भी कई बार सेंटेंस में देखने को मिलेगा हमें, तो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इसको और वर्ड याद रखना जरूरी है, ये आगे भी काम देगा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। properties of union of
तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इफ x not belongs to A union B, then certainly x does not belongs to A and x does not belongs to B। कहने का मतलब है अगर x A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ना A को बिलोंग करेगा ना B को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर वो A या B किसी को भी बिलोंग करता तो वो A यूनियन B में आ जाता। जैसे कि हमने यही पिछले एग्जांपल में देखा था कि अगर वो A का एलिमेंट है या B का एलिमेंट है फिर उसको A यूनियन B में हम लोग कंसीडर कर लेते थे। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि x जो है वो A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x A को भी बिलोंग नहीं करेगा और ना ही B को बिलोंग करेगा। अगला पॉइंट है हमारा, इफ A subset of B then A union B equal to B। हाँ, ये भी बहुत सिंपल सा है कि A जो है अगर B का सबसेट है यानी A के सारे एलिमेंट B में है तो ऑब्वियसली A यूनियन B जो होगा वो B होगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा था। अगला पॉइंट है हमारा, अच्छा A यूनियन B जो है इसको B यूनियन B लिखने से, B यूनियन A लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि उल्टा पुल्टा करके लिख देना, कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और एक चीज की A यूनियन B यूनियन C, B यूनियन C पहले कर ले फिर A के साथ इसका यूनियन निकाले, या A यूनियन B पहले निकाल ले बाद में C के साथ यूनियन, या सिंपली C यूनियन B यूनियन A, ये सारे चीज सेम चीज है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा A सबसेट ऑफ A यूनियन B, यह हमेशा ट्रू है। चूंकि यहाँ A यूनियन B है इसका मतलब ही यही है कि A के सारे एलिमेंट और या B में जितने भी सारे एलिमेंट हैं सबको जोड़ के A यूनियन B में हम लोग लिखते हैं। यूनियन का मतलब ही यही है, तो ऑब्वियसली A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में होंगे और इसके साथ ही एंड B सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिंपल पॉइंट है सारे। फाई क्या होता था कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते थे जिस सेट में, उसको हम लोग फाई से डिनोट करते थे। तो ये फाई यूनियन A अगर होगा तो ये A ही हो जाएगा। फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, इसका A के साथ यूनियन A ही होगा और इसको A यूनियन फाई भी बोल सकते हैं, बराबर ही एक इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट थे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये नोट कर लेना चाहिए कि और क्या कभी कभी एटलीस्ट इन दिस और दिस, मतलब जैसे कोई खेल की अगर बात हो तो ए स्टूडेंट मस्ट प्ले एटलीस्ट वन गेम, वहाँ दो या तीन गेम होगा अगर तो एटलीस्ट वन, तो यहाँ पे यूनियन की बात हुई, एटलीस्ट भी यूनियन को ही शो करता है। इसको लिखते हैं यूनियन इन सेंटेंस। तो ये चीज है। अब हमारा नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, वो पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसको उल्टा यू ऐसे डिनोट करते हैं, ये बता रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये भी सिंपल है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सच डेट है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, नोटिस करने वाली बात है यहाँ, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी।
एक्स वो एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। ए और बी दोनों में एक्स एलिमेंट का होना ये बताता है कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर ए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी में हमारे पास है 1 2 5 6 और ये हम देख पा रहे हैं कि एलिमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों ही सेट में है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 1 और 2 होंगे। तो ये भी यूनियन की तरह ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये एलिमेंट। यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ एलिमेंट 1, 2 आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड हाँ, तो ये 1 2 जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों सेट को बिलोंग कर रहे थे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2। ये भी बहुत ही सिंपल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि x अगर a को बिलोंग नहीं करता है, x b को भी बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कि x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर a इंटरसेक्शन b है तो x ना a को बिलोंग करेगा ना b को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बातें हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि इसमें दो सेट के बारे में बात किया हमने, ये बहुत सारे सेट के लिए भी जनरल फॉर्म भी हो सकता है इसका। तो इसका जनरल फॉर्म ही पहले लिख लेते हैं। कह सकते हैं कि अगर if x not belongs to a1 intersection a2 intersection a3 intersection, ये दो एलिमेंट के बारे में हमने बात किया, दो सेट के बारे में हमने बात किया, 3 सेट 4 सेट कितने भी सेट के बारे में हम बात कर सकते हैं। बस कंडीशन यही होगी कि ये जो एलिमेंट होगा वो एंड होना चाहिए कि x एक a में भी है, b में भी है, c में भी है, एंड d एंड e एंड इसी तरह होना चाहिए कि a को भी बिलोंग कर रहा है इसके साथ ही b को भी बिलोंग कर रहा है इसके साथ ही c d और इसी तरह जितने सारे सेट हमको दिए होंगे। हाँ, तो ये जनरल केस है हमारा। इस तरह मान लेते हैं जितने भी सेट हैं, देन x इज नॉट the element of any of the set a1 a2 a3, यानी ये किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, यही चीज है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2 जो कि है अगर if a subset of b then a intersection b बराबर है। वहाँ हम लोग a यूनियन b में जो जिसका सबसेट हुआ करता था वो वाला सेट लेते थे। यहाँ इंटरसेक्शन b में दोनों ही सेट में उस एलिमेंट का होना जरूरी है, इसलिए हम लोग छोटे वाले जिसमें कम एलिमेंट है उसको एज ए इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ये भी सिंपल है कि a जो है वो b को बिलोंग कर रहे हैं, b में सारे a के सारे एलिमेंट हैं, इसलिए a इंटरसेक्शन b में a सेट ही होगा। इसको एग्जांपल से भी अगर देखना चाहे तो a मान लेते हैं 1 2 3 है
बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है। तो इंटरसेक्शन वाला डिफिनेशन हमसे कहता है कि वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करे, बी को भी बिलोंग करे, ऐसे हमारे पास सिर्फ इतने एलिमेंट हैं 1 2 3, और जो कि ए के बराबर ही है। तो यही चीज था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। सिंपल ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ए इंटरसेक्शन बी हम ले और ये बी इंटरसेक्शन ए ले, ये दोनों सेम चीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। और अगर हम इसको 3 सेट के लिए लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें फिर इंटरसेक्शन सी निकालें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लें फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये सारी चीजें भी वैलिड है। ये एसोसिएटिव है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है हमारा, हाँ एक चीज और इसमें लिख सकते थे कि सिंपल वाला केस कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, मतलब आगे पीछे उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं जो कि वैलिड है। सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, यस सारी चीजें वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सबसेट ऑफ ए, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट में जो कॉमन पार्ट है वो है, तो वो तभी होगा जब वो ए का सबसेट होगा इसको, और बी का भी सबसेट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का ही सबसेट होगा। जो भी इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का ही सबसेट होगा। ये भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि फाई, अगर फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए तो हमें फाई मिलेगा। फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, ए में कुछ एलिमेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट होंगे जो दोनों ही सेट में होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें है कुछ, जो कि ओवरऑल हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन हमें 5 एलिमेंट मिल जाता है। यही चीज बराबर होगा ए इंटरसेक्शन 5 के। आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ठीक है फिर, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अगर ए यूनियन बी करे तो इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में है और या बी में है, तो वो सारे एलिमेंट, और फिर जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाइनली ए ही मिलने वाला है। और इसी तरह ए यूनियन बी का जब हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बी ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम नोट कर ले तो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, दोनों का इंटरसेक्शन यानी वो सारे एलिमेंट जो दोनों में है कॉमन है वो यूनियन ए, तो वो ऑब्वियसली ए ही होगा। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ले लें, यानी जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है, दोनों में कॉमन है, और इसका हमें बी के साथ यूनियन कर दे तो ऑब्वियसली फिर हमें बी ही मिलने वाला है। और इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर होगा ए यूनियन बी। इस चीज को वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बहुत सारी चीजें वेन डायग्राम से समझना काफी आसान होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है, दोनों को ही वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये है हमारा वेन डायग्राम, और इसमें ये है ये है बी, और
है सी, ये है सी, बी और ए। तो हम यहाँ पर इजीली देख पा रहे हैं कि बी और ए का ये कॉमन पार्ट है, इसी तरह ए और सी का ये कॉमन पार्ट है और बी और सी का ये कॉमन पार्ट है। अब हमारे क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी इंटरसेक्शन सी यानी इसके साथ, इस पार्ट के साथ बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ जो यूनियन होगा वो किस चीज को डिनोट कर रहा होगा, ए यूनियन बी जो है वो, और ए इंटरसेक्शन सी जो है, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ए यूनियन बी में, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ऑब्वियसली इसका जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ये पोर्शन निकल जाएगा, जो कि अगेन हमारा इस चीज के बराबर है। और इसी तरह से हम लोग अगर देखें इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, इतना है। तो ये चीज किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन जो है ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी जो है ये वाला पार्ट, दोनों का यूनियन। अगेन ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहले, अब एक चीज और जानना था, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? एक्चुअली यहाँ दो टाइप्स है, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट। अगर ए, वेन डायग्राम बना लेते हैं, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी अगर आई है तो ये चीज होगा डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। और यही चीज अगर होता है ऐसा कि ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट होता है, यानी ये वो एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ होता, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कुछ ना कुछ होता, इसको ओवरलैपिंग, चूंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। यूनियन और डिसजॉइंट हम लोग वेन डायग्राम में देख लेते हैं। अगर ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी में हमारे पास ये पूरा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन। और अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी में, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये वो पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है, इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ तक हमने पढ़ा है और इस चीज को जानना जरूरी था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट ओवरलैपिंग में हम देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। एक और चीज होती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, वो चीज आगे देखेंगे। फिलहाल ये सिंपल डिफरेंस है। अगर हम लिखें, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, डिफरेंस को माइनस से, सिंपल ही है।
इसका डिफिनेशन कुछ ऐसा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर कहें तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ए को बिलोंग करे बट बी को बिलोंग ना करे। तो इसको भी पहले वेन डायग्राम से ही समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझ लेंगे और फाइनली ये क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर में एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो ये पूरा पोर्शन ए है, ए में जब बी घटाएंगे इसका मतलब होगा ए और बी में जो कॉमन पार्ट था, ए जो बी में भी है वैसे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। यानी सिंपली अगर हम यहाँ माइनस करना चाहें तो अगर हम ए में से बी हटाना चाहें, इतना पोर्शन अगर हम हटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी, यही है ए माइनस बी। यानी ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा लिए जाएं, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं बी में भी हैं उनको अगर हटा लिया जाए तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा ए माइनस बी। इसको और क्लियरली शो करना होगा। तो ऐसे शो कर सकते हैं। ये पार्ट है हमारा ए माइनस बी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अगर हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 है, बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। फिर जब ए से बी घटाएंगे, अब यहाँ कोई ये ना सोचने लगे कि इसमें ज्यादा एलिमेंट है तो इसमें से ये घटा देते हैं 4 5 6 बचेगा, ये बचेगा, ऐसा नहीं है। हम ए में से बी घटाने के लिए अगर कहा गया है तो ऐसा ही करेंगे कि ए के सारे एलिमेंट लेंगे, इसमें से बी के वो एलिमेंट जो इसमें हैं उनको माइनस कर देंगे, जस्ट इस वेन डायग्राम की तरह। तो ये 1 इसमें भी है, तो अगर हम इसमें से बी माइनस करें तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही चीज है ए माइनस बी बराबर 5। और यही हम अगर बी माइनस ए निकालते हैं तो बी माइनस ए, यानी बी में से ए के वो एलिमेंट जो ए बी में हैं उनको अगर घटाते हैं तो बी के ए के कौन से एलिमेंट बी में है, ये 1 है 2 है 3 है। इतने माइनस करने के बाद हमारे पास बी में क्या क्या बचते हैं, 4 5 6। ये जस्ट इसका उल्टा है। इसको अगर हम वेन डायग्राम में दर्शाएं तो ये रहा बी माइनस ए, बी माइनस ए, सिंपल ही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो हमारा प्रॉपर्टीज में आ जाता है हमारा पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, यानी कि इन अदर वर्ड्स सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। अगर ऐसा है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, ए में जो बी घटा देंगे हम, अगर इसका इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए और बी में कॉमन है, यानी कुछ ये इस तरह का है कि ये ए अलग है बी अलग है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। फिर घटाने के बाद हमारे पास पूरे पूरे ए बचेंगे, पूरे पूरे बी बचेंगे। ए माइनस बी में अगर हम बात करें ए माइनस बी ए होगा, बी माइनस ए हमारे पास बी पूरा पूरा बचेगा।
कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ घटेगा भी नहीं। ए माइनस बी में ए बचेगा हमारे पास और बी माइनस के में बी बचेगा। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर ए बी का सबसेट है तो ए में से बी घटाने पर, यहाँ ऐसी चीजें हैं कि ए बी का सबसेट है, ए कहीं ना कहीं बी के अंदर में आ रहा है, ये बी है तो ये ए है। ए को ए में अगर बी घटा लिया जाए तो इसके सारे एलिमेंट घट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास। और यहीं पर अगर इसका उल्टा होता बी माइनस ए, बी में से ए घटाने पर हमारे पास सॉरी ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये कंडीशन अगर बी सबसेट हो गई तो नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए, इफ बी सबसेट ऑफ ए देन बी जब ए का सबसेट होगा, सिंपली यहाँ बी है यहाँ ए है, तो बी जब ए का सबसेट होगा तब यही चीजें हो जाएंगी फिर से। ये तो सेम पॉइंट ही हो गया, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट a माइनस बी इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी अगर a इंटरसेक्शन b को x बिलोंग करता है, a को भी बिलोंग करता है, b को भी बिलोंग करता है, ऐसा तब होता है जब a और b का इंटरसेक्शन से कोई एलिमेंट को चूज करा जाए। तो या अगर x वैसा एलिमेंट है तो a माइनस बी में x होगा ही नहीं, a माइनस बी में x नहीं होगा। ऑब्वियसली ये भी पॉइंट सही। एक और चीज हम यहाँ पे देख चुके ऑलरेडी, a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं उस चीज को भी देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंस में इसको कैसे कैसे दिया होगा सेंटेंस में वो चीज देख लेते हैं। सिंपली अगर कहें तो इसको ओनली से ओनली अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब कहीं कहीं वो डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ए इज सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ये वैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। बी अगर हम मान लें सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, ये वैसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं बी। और अगर हम ए माइनस बी को लिखना हो इस सेंटेंस में तो हम लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टू, या ओनली हु प्ले क्रिकेट ओनली, ऐसे भी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली। इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी, ए में से वो सारे स्टूडेंट को हटा दो जो फुटबॉल खेलते हैं, ए में से वो सारे स्टूडेंट को हटा दो जो फुटबॉल खेलते हैं, हमारे पास क्या बचेंगे? वैसे स्टूडेंट बचेंगे जो प्योरली क्रिकेट खेलते हैं, यानी दोज हु प्ले क्रिकेट ओनली। ठीक है, ये चीज है। इसको हम दूसरे सेंटेंस में लिख सकते थे इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स बट से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। ये भी सिंपल है।
और अगर हम कहे होते कि बी माइनस ए, तो ये वैसे स्टूडेंट होते जो प्लेज फुटबॉल ओनली, हु प्ले फुटबॉल ओनली। तो ये ओनली वर्ड बट नॉट, ये सब चीज हमें डिफरेंस ऑफ सेट के लिए देखने मिलता है क्वेश्चन में, जो सेंटेंस में दिया होता है। तो ये इजीली आप समझ जाएंगे, सिंपल ही है। कुछ और एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो एग्जांपल वो इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहले जान लेते हैं एक और चीज है। तीन चीज हमने पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये चौथा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये कुछ चीज को डिनोट करा तो इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनिवर्सल। अगर हम वेन डायग्राम में समझते हैं इसको, इजी रहेगा। अगर ए ये वाला सेट है तो ए डेस ये वाला सेट है, इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ मिल करके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। ये वो कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जिसको अगर सेट के साथ ज्वाइन का यूनियन लिया जाए अगर, तो ये यूनिवर्सल सेट को फॉर्म करे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो और इसका हम पहले लिख लें, इफ यू इज यूनिवर्सल सेट then complement of set is defined as, तो इसको ए डैश से डिनोट करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अगर हम कहें तो x belongs to universal set such that x does not belongs to A, यानी ए यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ करता था कभी कि दो एंगल सम करके 90 डिग्री, तो वही चीज है कि अगर ये 30 था तो ये जो टोटल में से बच कितने गए 60, ये वही चीज है। अब इसको और जो डिनोट करते हैं, कॉमन डिनोट करने के लिए हम लोग सी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं इसी चीज को, और इसको ए डैश, ये तो लिख ही चुके हैं। तो यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट नहीं होता था यूनिवर्सल सेट के, वो एलिमेंट जो एक एलिमेंट नहीं होते थे उसी को तो हम कॉम्प्लीमेंट कहते थे। तो इसलिए ए और ए डैश का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है हमारे पास। दूसरा अगर हम कहें कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा, दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें यूनिवर्सल सेट। तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हम देख रहे हैं, ए का देखा, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आइए यहाँ, ये यही यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, इसके अंदर ही सारे एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लें, कुछ नहीं है हमारे पास। और इसके आगे अगर हम ए सेट के एलिमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, हमारे पास वापस ए मिल जाएगा। फिर अगर ए सबसेट ऑफ बी लिया जाए तो बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये चीज भी सही है कि अगर ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है, ये बी है और ये ए है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा चीज आ गया,
और ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा चीज आ गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली बी के कॉम्प्लीमेंट से बड़ा है और ए को अपने बी के कॉम्प्लीमेंट को अपने भीतर समेटे हुए है। तो ये कहना ठीक है और इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट भी सही है। फिर अगर हम कहें कि ए माइनस बी जो होगा वो बी के कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, तो ये भी सही है। ए में से अगर हम बी को घटा दें, ए में से बी को घटा दें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा और बी डैश में से ए डैश को घटा दें, अगेन ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये क्वालिटी भी सही है। इसके बाद अगर ऐसे भी लिखा हो ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये भी सेम चीज है। बी डैश बी के बाहर जितना कुछ है और ए का इंटरसेक्शन फिर यही चीज है, सेम ही है। अगला पॉइंट, अगर बी माइनस ए दिया हुआ है हमारे पास, बी माइनस ए यानी ये वाला पार्ट, तो फिर यही चीज है कि इसमें जिस तरह लिखे उसी तरह ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? इन सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट इन सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट इन सेंटेंस। अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया रहे सेट एक्स इक्वल टू लेटर्स डेट आर वोवेल्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा? इसको एक्स डेट से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा लेटर्स डेट आर नॉट वोवेल्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ एसर्शन था, यहाँ नहीं के बारे में बात करें, डेट आर नॉट, तो यही इसका पहचान है। जहाँ नोट दिया रहे तो कहीं कहीं वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातें कर रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है यहाँ तक जो हम पढ़े उससे रिलेटेड, डी मॉर्गन्स लॉ। कुछ ब्रीफ सा फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये मॉर्गन भैया हमसे कहते हैं ए यूनियन बी डैश जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस बी यूनियन सी जो होगा वो इक्वल होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। ये ज़्यादा कॉमन है, ये मोस्टली हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब इन सब चीज़ों को वेन डायग्राम से हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सिमेट्रिक, पांचवा जो ऑपरेशन ऑन सेट हम लोग पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं, डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये डेल्टा से। डेल्टा में डिफरेंस होता है, हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, डेल्टा से डिफरेंस को डिनोट करते हैं, डेल्टा हीट वगैरह। तो हीट को भी डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिफरेंस को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ए डेल्टा बी जो होगा इसका डिफिनेशन ऐसा होगा,
मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हम कहें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये जो चीज होगा इसी को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। वेन डायग्राम से ये भी समझना आसान है। वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए बी, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा? ए माइनस बी ये वाला पार्ट होगा, ए में से बी को हटाने के बाद, और बी माइनस ए ये वाला पार्ट होगा। दोनों का यूनियन हमें क्या बता रहा है? दोनों का यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हमें बता रहा है ए यूनियन बी माइनस, ये इंटरसेक्शन जो पार्ट था उसको अगर हम ए यूनियन बी में से घटा दें तो जो चीज निकल के आएगी वो चीज ये होगी, और यही चीज है ए डेल्टा बी, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सेंटेंस में अगर हम लिखना चाहें तो सेट ऑफ एलिमेंट्स that lie either on in set A or in set B only। यहाँ नोटिस करने वाली चीज है ओनली। सेट ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे, दोनों को बिलोंग नहीं करना चाहिए, यही चीज है। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ए डेल्टा फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, ए और फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस ए होगा, या तो ए में है या तो बी में है, और इन ए और इन बी, या तो ए में है या तो फाई में है ओनली, तो फिर ये होगा। और इसी तरह अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें ए और ए का तो ये फाई होगा, या तो ए में है या तो ए में है, दोनों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में ऑब्वियसली होंगे, इसीलिए इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाई होगा। अब हम बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। पहला प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या है, वो ये वाला पोर्शन है। और जब हम इस चीज को वापस आरएचएस से देखें बी और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर हमको सेम चीज ही मिलने वाला है, तो इसलिए ये इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अगला वाला जो है इन सेट के लिए जो है बी और सेट का, बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर ये ए बी सी है तो बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अगर इस पूरे ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन को यूनाइट करके अगर हम बी कहें तो इस चीज को ए सिमेट्रिक डिफरेंस डी कर सकते हैं। तो ए और डी का सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, अगेन फिर कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला प्लस ये वाला पार्ट बचेगा। ये होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब अगेन हम यहाँ से भी देखें ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और फिर जब इसका सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करा जाएगा तो इसका कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, फिर ये वाला पार्ट नहीं होगा, फिर हमारे पास यही सेम चीज हमें वापस मिलने वाला है। तो फिर ये वाला भी हमने देख लिया। अब ये हमारा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी के, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर है ए और सी के सिमेट्रिक डिफरेंस के, तो ये तभी बराबर बी बराबर सी है। ऑब्वियसली ये बी बराबर सी नहीं होगा, तो इसमें कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस चीज को बराबर नहीं होने देंगे। तो बराबर तभी है जब बी बराबर सी है। फिर ये भी सेम चीज है, इसको भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं।
ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखें। और अब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर लाइन में कैसे इंटरवल डिसाइड करते हैं कि किसी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, इनइक्वालिटी वगैरह वो सब देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ठीक है।